हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी सीडीपी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस थ्योरी वाला पोर्शन भी कवर अप करते हुए चल रहे हैं। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की हमारी क्लास नंबर 19 है फ्रेंड्स, और इससे पहले हम 18 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रेडी होंगे, साथ ही साथ आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो भी आपका कवर अप होता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, अगर वो सीटेट का पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पेड नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको क्लासेस की लिंक वगैरह मिलती रहती हैं और उनके लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोग चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी चीज़ ये है फ्रेंड्स, जो हमारा हिंदी पेडागोजी का थ्योरी वाला सिलेबस है वो पूरा कवर अप हो चुका है। टोटल आपको 15 क्लासेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पर। 2-3 दिन पहले ही हमारा जो सिलेबस है वो पूरा कवर अप हो चुका है थ्योरी वाला। बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप वो 15 क्लासेस देख लेते हैं हिंदी पेडागोजी की, तो हिंदी पेडागोजी आपका 15 मार्क्स का आता है। आप ये मानकर चलिए कि पूरा पेपर आपका उसके अंदर से बनेगा। रीज़न ये है कि मैंने पूरा सिलेबस तो आपका कवर अप करवाया ही है, साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं हैं लेकिन प्रीवियस ईयरली उनसे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक करके मैंने वो सारे टॉपिक्स आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि आपका एनसीएफ 2005 से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। ऑप्शन पहला है, पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित होना चाहिए। दूसरा है, पाठ्यक्रम के कुछ उप विषयों को रटंत प्रणाली से मुक्त करना चाहिए। तीसरा है, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। और चौथा है, कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। तो देखिए, एनसीएफ 2005 सबसे पहले बच्चे को सबसे ऊपर मानता है। ये बात करता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, ये ध्यान में रखिएगा। यानी कि जो आपका एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चे के अकॉर्डिंग होगा, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग होगा, उसकी रुचि के अनुसार आप उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चे को आप स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं वो उसके बाहरी जीवन में भी काम आना चाहिए। और ये आपको ऑप्शन 3 में दिख रहा है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये कहता है एनसीएफ 2005। और इस सेंटेंस की बात कहाँ कहाँ की गई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर आपसे एनईपी 2020 पूछा जाता और ये ऑप्शन आपको दिया होता ना, तब भी ये सही हो जाता, क्योंकि एनईपी 2020 में भी यही कहा जाता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। यानी कि आप स्कूल में जो भी चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उसके रियल लाइफ में यूज़ होनी चाहिए। जैसे मैथ्स में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, अब वो चीज़ें उनको डेली लाइफ में काम भी आती हैं। जैसे कभी बच्चा वेजिटेबल लेने गया, अब उसको 100 रुपीज़ दे दिए और वेजिटेबल लेनी है 75 रुपीज़ की, तो कितना रुपया जो है शॉपकीपर उसको रिटर्न करेगा ये बच्चे को पता चलेगा। और वो तभी पता चलेगा जब आपने मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पढ़ाए होंगे। तो बस एनसीएफ 2005 यही कहता है कि जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हो, सिर्फ मैथ्स ही नहीं, सारे सब्जेक्ट वो उसके बाहरी जीवन से कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। एनसीएफ 2005 साथ ही साथ एनईपी 2020, ये दोनों ऐसा कहते हैं, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि एक बच्चा है जो प्रतिभावान है, यानी कि आप कह सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ब्रिलियंट है या फिर गिफ्टेड बच्चा है, ये कह सकते हैं। तो अगर आपको उसकी पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है, तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के द्वारा आप नहीं कर सकते, यानी कि अवलोकन द्वारा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अब रीज़न आपको बताना है। पहला है, अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है। तीसरा है, अवलोकन केवल विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है। और चौथा है, उपरोक्त सभी। अब देखिए, जो ऑब्जर्वेशन होता है, सीधी सी बात है, ये वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं होती है। जो वस्तुनिष्ठ तकनीक होती है ना, उसमें आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जैसे सीटेट का एग्ज़ाम है तो 4 ऑप्शन आते हैं, एक आपने चूज़ करना होता है,
तो वो आपका अवलोकन में नहीं होता, ऑब्जर्वेशन मेथड में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है, केवल जो विशेषज्ञ होते हैं ना वो ही जो है अवलोकन करते हैं बच्चे का। और ये जो है व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है, जैसे एक एक करके बच्चे को बुलाया, उसका ऑब्जर्वेशन किया। या फिर ऑब्जर्वेशन ऐसे भी होता है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, और उनका ऑब्जर्वेशन होता जाता है हर एक एक्टिविटी में, क्लासरूम में या फिर खेलते हुए, स्पोर्ट्स में, सभी जगह। ठीक है, तो हम कहेंगे ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, क्योंकि जो अवलोकन की विधि है वो वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है। दूसरी बात, ये क्या है, व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है। हर बच्चे का ऑब्जर्वेशन अलग अलग होता है, व्यक्तिनिष्ठ, ठीक है, इंडिविजुअल। और अवलोकन केवल विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक, जैसे सपोज करिए किसी कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर हैं, जैसे सीडीपी के कोई टीचर हैं, अब वो अगर बच्चे का सीडीपी का ऑब्जर्वेशन करना चाहें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज डिवाइड होता है। अगर कोई साइंस टीचर है तो वो साइंस सब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन बच्चे के अंदर कर पाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि उपरोक्त सारे ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हैं। और फ्रेंड्स, वैसे एग्जाम में आपको कभी कुछ नहीं आता है और ऑप्शन दिख रहा है उपरोक्त सभी, तो मोस्टली लोग इसी को टिक करते हैं, जो कि आपको करना भी चाहिए। लेकिन ये चीज़ ना आप तब यहाँ पर फॉलो करना चाहिए आपको जब आपको बिल्कुल भी आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो उपरोक्त सभी में टिक कर दो, क्योंकि माइनस मार्किंग होती नहीं है। और अगर 1 नंबर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो मार्क्स कटने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप बालक सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है, वह क्या कहलाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो, ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक सामाजिक व्यवहार को स्वीकार करता है, यानी कि समाज के साथ रहना पसंद करता है, समाज में लोगों से इंटरेक्शन करना पसंद करता है, बहुत ही ज़्यादा सामाजिक होता है और वो समाज के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेता है। कुछ लोग तो होते हैं जो ज़्यादा सामाजिक नहीं होते, सोशल नहीं होते, समाज में जाना पसंद नहीं करते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, वो किसी के साथ भी अनुकूलन कर जाते हैं, यानी कि एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, सीधी सी बात है, ये समायोजन ये आपका सामाजिकरण कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, सामाजिकरण, क्योंकि समाज से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप सामाजिकरण आराम से कर लेते हैं, सोशलाइजेशन, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर आकलन, नैतिकता और समायोजन ये इसके सही नहीं होंगे, क्योंकि समाज के साथ तालमेल बैठाना, आप खुद सोचिए, ये क्या होगा, आपका सामाजिकरण होगा, सोशलाइजेशन होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो सीटेट का फेवरेट है, बच्चे का सोशलाइजेशन कहाँ से शुरू होता है। आप कहेंगे सोशलाइजेशन बच्चे का परिवार से शुरू होता है, यानी कि सामाजिकरण। ठीक है, सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी परिवार, और उसके बाद द्वितीयक एजेंसी आपका स्कूल है, पास पड़ोस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बालक अपना स्वमूल्यांकन करने के साथ साथ सहपाठियों के मूल्यांकन हेतु भी सहभागिता करता है, तो इस प्रकार का मूल्यांकन आपका क्या कहलाता है, बताइए। इसमें क्या कह रहा है, बालक अपना खुद का मूल्यांकन तो करता ही है, यानी कि स्वमूल्यांकन, खुद का इवैल्यूएशन करता है, साथ ही साथ क्या कर रहा है, सहपाठियों के मूल्यांकन हेतु भी सहभागिता कर रहा है। तो ये आपका क्या है, सतत मूल्यांकन है, व्यापक है, संकलित है, या रचनात्मक मूल्यांकन है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ये आपका रचनात्मक मूल्यांकन है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है। इसमें क्या होता है ना, टीचर जो है बच्चे का जब मूल्यांकन करते हैं, जैसे एक चैप्टर पढ़ाया तो उसके बाद मूल्यांकन कर लेते हैं, उसका टेस्ट ले लेंगे कि बच्चों को समझ में आया ये चैप्टर या नहीं आया, इस तरीके से ये आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है, और एक होता है संकलित मूल्यांकन, जो अंत में होता है, जो आपके एनुअल एग्जाम होते हैं जिससे सिर्फ आप पास या फेल जो है डिसाइड हो जाते हैं, वो संकलित मूल्यांकन होता है। लेकिन रचनात्मक मूल्यांकन बीच बीच में किया जाता है पढ़ाई के दौरान, जैसे आपके यूनिट टेस्ट होते हैं साल में 4-5 बार, वो आपका रचनात्मक मूल्यांकन के अंदर आता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्मी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह और संकेत करता है कि, यानी कि यह किस और संकेत करता है, ये आपसे पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर पहले वो ले गई, पिकनिक पर गए बच्चे, ठीक है, और वापस आने के बाद वहाँ पिकनिक में उन्होंने जो जो चीज़ें देखी उसको लेकर डिस्कशन किया बच्चों के साथ। तो ये किस चीज़ का आकलन है, सीखने का आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, या आकलन के लिए सीखना है, या आकलन का सीखना है। बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको ये,
लेकिन इतना कंफ्यूजिंग है नहीं। देखिए आंसर होगा इसका सीखने का आकलन, यानी कि उन्होंने जो चीज़ वहाँ देखी, जो वो सीख गए हैं, उसका आकलन किया जा रहा है। जो उन्होंने वहाँ पर देखा, वहाँ से कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो इसे हम कहेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का आकलन। जो चीज़ आप सीख चुके हैं उसका आकलन करना, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है, यानी कि कौन सी स्टेज ऐसी होती है जिसे हम प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो देखिए ये जो आपका प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण है ये होता है चाइल्डहुड की स्टेज में, यानी कि बाल्यावस्था में। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है। विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया, ठीक है। पहला है अनुभव और सामाजिक संप्रेषण, दूसरा है समावेशन एवं समायोजन, तीसरा है परिपक्वता एवं अनुभव। देखिए चौथा ऑप्शन देखने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका राइट आंसर है आपका समावेशन एवं समायोजन। जीन पियाजे इन दोनों टर्म्स की बात करते हैं, ध्यान रखना है, एक तो समावेशन और दूसरा समायोजन, ठीक है। और विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया इन्हीं दोनों के विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा ही घटित होती है, ये ऐसा कहते हैं। बाकी सामाजिक संप्रेषण की बात पियाजे नहीं करते हैं, इसकी बात कौन करते हैं, वाइगोत्स्की करते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण के वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण से है, बताइए। पहला है शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, दूसरा है आर्मी अल्फा टेस्ट, तीसरा है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण और चौथा है बिने साइमन परीक्षण। कौन सा परीक्षण कह रहा है बुद्धि परीक्षण के वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण से है। तो देखिए ये है फ्रेंड्स आपका पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, ठीक है। याद रखना है ऑप्शन थर्ड इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपको दिया है अधिगम के सिद्धांत, ये 4 सिद्धांत हैं, कौन सा वाला जो है सही नहीं है, मतलब उनके नाम भी दिए हैं कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, तो कौन सा सही नहीं है यहाँ पर वो आपको बताना है। पहला है अन्वेषण का सिद्धांत, जेरोम एस ब्रूनर, जी हाँ अन्वेषण का सिद्धांत दिया था। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आसुबेल, ये भी सही है। नेक्स्ट है प्राकृतिक दशा सिद्धांत, कर्ट लेविन, जी हाँ क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से भी इसको जानते हैं, प्राकृतिक दशा के सिद्धांत को, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये कर्ट लेविन ने दिया था। लेकिन अनुकरण सिद्धांत जो है आपका क्लार्क एल हल ने नहीं दिया था, इसीलिए ये यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे पूछा है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एनसीएफ 2005 आया था, वहाँ पर मैंने आपको बोला था ना कि एनईपी 2020 और एनईपी 2020 से अभी आपका क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जो मैं आपको करवा दूंगी एग्जाम से पहले, जैसे आपका आरटी 2009 है, एनसीएफ 2005 है, ठीक है, आपका एनईपी 2020 है, एक और एनसीएफ है आपका, बहुत सारे हैं, 5-6 चीज़ें वो आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए और नोट्स में मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हैं, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। नोट्स में फ्रेंड्स मैंने आपका पूरा सिलेबस कवर अप किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ मैंने छोड़ा होगा, आप लोग खुद देख सकते हैं। और आप लोगों के जो मुझे फीडबैक मिले उनसे भी काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग सिलेबस नोट डाउन करते हुए जो है नोट्स के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सी जो है इसकी विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है, हम पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। पहला ऑप्शन है इस शिक्षा नीति के अंतर्गत वर्ष 2026 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा है इस शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ, ये लक्ष्य तो रखा है। इस नीति के निर्माण में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन, मैंने आपको नोट्स में भी लिखा है और पिछली बार जब थ्योरी की क्लासेस करवाई थी वहाँ भी आपने देखा था कि कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में ही ये हुआ था, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सही है।
नेक्स्ट है, इस शिक्षा नीति के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया। जी हाँ, पहले इसका नाम क्या था, MHRD था, ठीक है, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। ये भी सही है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा था कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है, यही वाली आपकी नहीं है, इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? बताइए कौन सी दिव्यांगता ऐसी है। तो बेसिकली इनको या तो दिव्यांगता कहते हैं या फिर अधिगम अक्षमताएं कहते हैं फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी हैं, मैंने आपको एक वीडियो में कवर अप करवाई हुई हैं। ये सारी जो आप देख रहे हैं ना, ये सब अधिगम अक्षमताएं हैं, इससे अदर भी हैं कुछ, ठीक है। वो मैंने आपको एक थ्योरी वाली जो वीडियो बनाई है उसमें सारे एक साथ करवाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी हम ये देखते हैं कि अगर कोई बच्चा, देखिए, ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौती महसूस कर रहा है। जैसे आप पढ़ाई करने बैठते हैं, आप टारगेट बनाते हैं कि मुझे 3 घंटे तक पढ़ाई करनी है और 3 घंटे के अंदर मुझे बिल्कुल नहीं उठना है, बस मुझे पढ़ाई पर फोकस करना है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं 10 मिनट बाद हमारा फिर ऐसा मन करता है कि अब हम नहीं पढ़ें, हमने बहुत पढ़ लिया। आधे घंटे बाद हमें या तो प्यास लग जाती है या हम बाहर को चले जाते हैं घूमने के लिए। मतलब हमारा ध्यान जो है एकत्रित नहीं हो पाता, हम फोकस नहीं कर पाते लंबे टाइम के लिए। और अगर कोई बच्चा अटेंटिव होकर किसी काम को लंबे समय तक नहीं कर सकता है तो उसमें एक प्रकार की अधिगम अक्षमता या दिव्यांगता पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार। नाम याद रखना है, वैसे भी आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। देखिए, ध्यान अवधान यानी कि ध्यान में रुकावट पैदा हो रही है, ज़्यादा देर तक आप किसी भी काम को करने में अटेंटिव होकर नहीं बैठ सकते, हद से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, आपका मन नहीं लगता काम को करने में। तो यही होता है ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ADHD। ADHD मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये इसी को हिंदी में हम ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार कह देते हैं। और आप वैसे ADHD भी याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी बार आपसे ADHD भी दिया हुआ है ऑप्शन में, और फिर वहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मैंने नोट्स में ना फुल फॉर्म का एक पूरा पेज बनाया हुआ है, जहाँ पर मैंने आपको सारे फुल फॉर्म्स करवाए हैं। ADHD है, आपका LAD है, बहुत सारे हैं, उन्हें आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। 3 से 4 नंबर आपके उन फुल फॉर्म से ही बन जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी जो बचे हुए हैं, देखिए, लेखन वैकल्य मतलब होता है जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है। पठन वैकल्य मतलब होता है जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। और दृष्टि क्षति आप जानते ही हैं, जब बच्चे को देखने में प्रॉब्लम आती है तो उसे क्या होती है, दृष्टि क्षति होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 1 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है? ये किसने प्रस्तावित किया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, क्या कह रहा है कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है। तो देखिए, ये चीज़ कही थी लेव वाइगोत्स्की ने, ध्यान रखना है। ये किसने कहा था, ये कहा था लेव वाइगोत्स्की ने। अब वाइगोत्स्की से रिलेटेड और भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। वाइगोत्स्की 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। वो 3 चीज़ें हैं आपकी SCL, S फॉर सोसाइटी, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा। और ये जो ट्रिक है नोट्स में भी मेंशन हुई है, आप लोग ट्रिक के साथ याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पर इतनी सारी चीज़ें दिमाग में याद नहीं रहती हैं, इसलिए आप छोटी छोटी ट्रिक्स बनाकर उनको याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे ज़्यादा कौन महत्व देते हैं? वहाँ पर ये चारों नाम आपके सामने आ जाएंगे। तो आपको याद है SCL, समाज, संस्कृति, भाषा, तो बस समाज, सामाजिक अंतःक्रिया आ गया ना। तो ये किसने कहा था, वाइगोत्स्की ने। बस ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? एज अ टीचर आपको इनमें से कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए? पहला है, छात्रों को स्वयं अपनी त्रुटियों की पहचान करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए, हतोत्साहित करना चाहिए मतलब उनको बाधित कर देना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि अपनी त्रुटियों की पहचान आप खुद से मत करो, ये मतलब है इस ऑप्शन का।
जो कि सही नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज छात्रों द्वारा की गई भ्रांतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। देखिए, ये जो भ्रांतियाँ होती हैं ना, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं मिसकॉन्सेप्शन, या हिंदी में इनको वैकल्पिक अवधारणाएँ भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जब आप छोटे होंगे, कभी आप ट्रैवल कर रहे होंगे, ठीक है, आप जिस भी गाड़ी में बैठे होंगे, हो सकता है आपके आसपास पेड़ पौधे लगे हों। जैसे जैसे गाड़ी चलती है वैसे वैसे हमको लगता है कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी हमारी गाड़ी के साथ चल रहे हैं। और ये चीज़ बचपन में सभी के साथ होती है, क्योंकि बचपन में ये कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं होता है कि ये ऐसा क्यों है। हमें क्या लगता था, हमें लगता था कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं। तो इसको ना गलतियाँ नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि बच्चे के अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है या फिर मिसकॉन्सेप्शन है। हिंदी में बोलते हैं वैकल्पिक अवधारणाएं या फिर भ्रांतियाँ। अब ये जो भ्रांतियाँ या वैकल्पिक अवधारणाएं हैं, इसमें कह रहा है कि इसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। आप टीचर हैं, आपका काम है ये जो भ्रांतियाँ हैं बच्चों के मन में उनको दूर करना। और वो दूर कैसे होंगी, जब आप उनको सही कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्रों की भ्रांतियों को मजबूत करना चाहिए। जी नहीं, भ्रांतियाँ कोई वो सही चीज़ थोड़ी हैं, वो गलत कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में बैठा हुआ है, तो उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, बल्कि उन भ्रांतियों को दूर करना है और सही कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाना है, ठीक है। इसीलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पाठ प्रदान करनी चाहिए। जी हाँ, डेफिनेटली ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है, किसी चीज़ में गलती कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, तो आप बच्चे से कहेंगे कि आप स्वयं इस गलती को ठीक करने का प्रयास करो। और ठीक करने के लिए उनको क्या करेंगे, आप पाठ प्रदान करेंगे। अब ये पाठ क्या चीज़ है, इस पाठ शब्द को दिमाग में बिठा लीजिए फ्रेंड्स। 2011 से 2024 तक सीटेट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, एक भी ईयर का एग्ज़ाम आप ऐसा नहीं देखेंगे जिसमें पाठ से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा हो। आप खुद से उठाकर देखिएगा पेपर, क्योंकि ये पाठ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसकी बात करी है लेव वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की पाठ की बात करते हैं। अब ये पाठ क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। पाठ को हिंदी में बहुत सारे नामों से जानते हैं फ्रेंड्स। एक तो पाठ हो गया, दूसरा मचान हो गया, इसको हम अवधान भी कह देते हैं। लेकिन इंग्लिश में इसका सिर्फ एक नाम है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। इसका मतलब होता है बच्चों को हेल्प देना। पाठ प्रदान करना मतलब बच्चों को हेल्प देना। और वो जो हेल्प होगी वो टेम्पररी हेल्प होगी, परमानेंट हेल्प नहीं होगी। टेम्पररी हेल्प मतलब वो हेल्प आप बच्चों को तभी तक देंगे जब तक बच्चा उस चीज़ को सीख नहीं जाता। जैसे ही बच्चा उसको खुद से सीख जाता है तो वो हेल्प वहाँ से समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। जैसे सपोज़ करिए आप कार चलाना आपको नहीं आता, आप चाहते हैं कि मैं कार चलाना सीख जाऊं, तो आपको ऐसा व्यक्ति जो कार चलाने में एकदम प्रोफिशिएंट होगा वो आपको कार चलाना सिखाएगा। लेकिन वो कार चलाना तभी तक सिखाएगा जब आप खुद से कार चलाना नहीं सीख जाते। जैसे ही आप खुद से कार चलाना सीख जाएंगे तो ये व्यक्ति फिर आपको कार चलाना नहीं सिखाएगा। ऐसा तो होता नहीं कि ज़िंदगी भर कोई हमें सिखाते रहेगा जब तक हम जिंदा हैं, ऐसा नहीं होता ना। इसीलिए ये क्या होती है, टेम्पररी हेल्प होती है। ये तभी तक आपको हेल्प दी जाती है जब तक आप उस काम को खुद से करना नहीं सीख जाते। बस यही होता है पाठ प्रदान करना। और बच्चों को एजुकेशन में इसी तरीके से हेल्प दी जाती है ताकि वो अपनी त्रुटियों को खुद से पहचान सकें, ठीक है। आई होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो, कैसे प्रश्न पूछने चाहिए बताइए। पहला ऑप्शन है छात्रों से पूरी तरह अपरिचित क्षेत्र से हों, मतलब बच्चे उसके बारे में जानते ही ना हों, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफ़ी परे हो, मतलब उनके दिमाग में वो समझ ही ना आए, तो ऐसा भी नहीं करना है। नेक्स्ट है पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित ही ना हो। जी नहीं, जो चीज़ संबंधित नहीं है वो आप क्यों पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हों। जी हाँ, अगर आप बच्चों को कोई नया कंटेंट पढ़ाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, उससे कनेक्ट करके पढ़ाइए, ठीक है। ये बेस्ट होता है कि जो भी चीज़ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनकी डेली लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए या फिर उनकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्टेड होना चाहिए। इसीलिए 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है।
ये कौन सा सिद्धांत है आपको बेसिकली ये बताना है, ठीक है। देखिए, बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम आता नहीं है और वो खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। पहला है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, दूसरा है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, तीसरा है बाल विकास का सिद्धांत, चौथा है अधिगम का सिद्धांत। तो ये होता है फ्रेंड्स अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करते हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और डेली इवनिंग में इसी टाइम आपकी क्लासेस होती हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें फ्रेंड्स, ताकि आपकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ से हो जाए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स को नोट्स परचेज़ करना होगा वो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।